मूवी शुरू होती है हिमालय के एक पहाड़ से, जिसके ऊपर येतिस का एक गांव बसा हुआ है। दुनिया की नजरों से छुपी हुई इनकी अपनी ही एक लाइफ है और ये सब यहाँ हंसी खुशी से रहते हैं। सभी येतिस स्टोन्स पर लिखे कुछ रूल्स को फॉलो करते हैं, जिन्हें लागू करने की जिम्मेदारी उनके लीडर स्टोन कीपर की है। येतिस को बताया गया है कि उनकी दुनिया एक बड़े से याक से पैदा हुई है और बादलों से घिरी हुई इस दुनिया को बड़े बड़े मैमथ्स रन करते हैं। स्टोन्स के हिसाब से बादलों के नीचे कुछ नहीं है और दुनिया को चलाते रहने के लिए उन्हें इन मैमथ्स को आइस खिलानी पड़ती है ताकि वो ओवरहीट ना हो। एक और रूल के हिसाब से वो हर सुबह एक बेल बजाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि इसी वजह से सूरज निकलकर उन्हें रोशनी देता है और इस काम की जिम्मेदारी है डोरगल नाम के एक यति की। यही हम डोरगल के बेटे मीगो को देखते हैं, जो हर सुबह इस काम में अपने डैड की मदद करता है और एक दिन खुद भी उनकी जगह लेना चाहता है। मीगो को स्टोन्स के रूल्स पर बहुत विश्वास है और एक दिन स्टोन कीपर उसे बताता है कि अब से वो बेल बजाने की प्रैक्टिस कर सकता है। मीगो अपनी ट्रेनिंग शुरू करता है और कई बार फेल होने के बाद फाइनली वो बेल की तरफ जाने लगता है। तभी उसकी नजर स्टोन कीपर की बेटी मिशी पर पड़ती है और डिस्ट्रैक्ट होकर वो बेल से टकराने की बजाय पहाड़ की दूसरी तरफ जा गिरता है। वहाँ वो एक प्लेन को अपनी ओर आते हुए देखता है, जो असल में क्रैश होने वाला है और उससे डर कर भागते हुए मीगो उसकी चपेट में आ जाता है। प्लेन के रुकते ही पायलट उससे निकलकर दूर जा गिरता है और मीगो उसे करीब से देखने जाता है। वो दोनों एक दूसरे को देखकर जोर से चिल्लाते हैं, क्योंकि इससे पहले वो एक दूसरे को बस एक मिथ समझते थे। मीगो उसके छोटे पैरों को देखकर कहता है कि तुम तो एक स्मॉल फुट हो, जिसके बारे में उसने कई कहानियां सुनी हैं। और तब एक हवा का झोंका पायलट को वहाँ से दूर ले जाता है। मीगो भागकर ये बात गांव वालों को बताने जाता है और वो भी एक स्मॉल फुट के बारे में सुनकर बहुत हैरान होते हैं। फिर वो सबको लेकर उस क्रैश वाली जगह आता है, लेकिन उनके पहुंचने से पहले ही वो प्लेन फिसलकर पहाड़ से नीचे गिर जाता है। मीगो उन्हें यकीन दिलाने की कोशिश करता है और तभी स्टोन कीपर अपने बेटे थॉर्प के साथ वहाँ आता है। वो सबको बताता है कि शायद मीगो को कोई धोखा हुआ है, क्योंकि स्टोन्स के मुताबिक स्मॉल फुट नाम की कोई प्रजाति नहीं है। मीगो अपनी बात पर अड़ा रहता है और मिशी भी अपने डैड से कहती है कि हो सकता है कि मीगो सही कह रहा हो, लेकिन स्टोन कीपर उन्हें कहता है कि ये सिर्फ मीगो का एक वहम है और उसने जरूर किसी याक को देखा होगा। और गाँव वाले भी उसकी बात मान जाते हैं। मीगो के डैड भी उसे समझाते हैं, लेकिन वो अपनी बात से पीछे हटने को बिल्कुल तैयार नहीं होता और ये देखकर स्टोन कीपर कहता है कि शायद तुमने स्टोन्स पर विश्वास करना बंद कर दिया है। वो गुस्से में उसे गांव से बैनिश कर देता है और कहता है कि जब तक तुम सच नहीं बताओगे तब तक तुम्हें यहाँ रहने का कोई हक नहीं है। उसके डैड भी उसकी कोई हेल्प नहीं कर पाते और वो हिमालय की सर्द वादियों में चला जाता है। दूसरी तरफ हिमालय के नीचे हम एक पर्सी नाम के आदमी को देखते हैं, जो वाइल्ड लाइफ पर डॉक्यूमेंट्रीज बनाता है। पता चलता है कि पिछले कुछ टाइम से उसकी शो की रेटिंग नीचे जा रही है और उसकी असिस्टेंट ब्रिंडा उसे कुछ नई खोज करने को कहती है। तभी वो पायलट वहाँ आता है और उसे बताता है कि कैसे क्रैश के बाद उसका सामना एक येती से हुआ था। पर्सी को उसकी बातें इंटरेस्टिंग लगती हैं और वो पूरी स्टोरी जानने के लिए उसे अपने होटल में ले जाता है। इधर मीगो का सामना अपने ही गांव के कुछ दूसरे येती से होता है, जो उसे लेकर अपनी एक खुफिया अड्डे पर आते हैं। पता चलता है कि वो सब एक ऐसे ग्रुप से हैं जो खुद भी स्मॉल फुट में यकीन रखते हैं और उनका लीडर कोई और नहीं बल्कि खुद मिशी ही है। मिशी उसे इंसानों की कुछ चीजें दिखाती है और बताती है कि कैसे वो छुपकर स्मॉल फुट को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। वो उसे एक जूता दिखाकर उसे घटना को याद करने को कहते हैं और मीगो उन्हें बताता है कि स्मॉल फुट पहाड़ी से नीचे की ओर गया था। ये सुनकर मिशी समझ जाती है कि उसका अंदाजा सही था और उनके पहाड़ के नीचे भी एक दुनिया बसी हुई है। मीगो उन्हें पागल समझता है, क्योंकि उसे अभी भी लगता है कि स्टोन्स के मुताबिक वहाँ नीचे कुछ नहीं है और वो वहाँ से जाने लगता है। तब मिशी उसे कुछ नेचर के बनाए कुछ अमेजिंग क्रिएशंस दिखाती है और कहती है कि नीचे एक नई दुनिया उसका वेट कर रही है और वो उसे एक रस्सी से लटका कर नीचे ले जाने लगते हैं। तभी थॉर्प वहाँ आ जाता है और मिशी और उसके दोस्त उससे डर कर रस्सी को छोड़ देते हैं। मीगो बादलों से होता हुआ सीधे नीचे जा गिरता है और उसे देखकर बहुत हैरानी होती है कि यहाँ भी एक अलग ही जीवन है। तभी उसे वो प्लेन दिखाई देता है और उसके साथ फिसलते हुए वो पर्सी के होटल तक आ जाता है। इधर पर्सी ब्रिंडा को बताता है कि शायद पायलट की येती वाली स्टोरी उनके काम आ सकती है और उसे अपना खरीदा हुआ एक येती सूट दिखाता है। वो ब्रिंडा को इसे पहनकर येती की एक्टिंग करने को कहता है और समझाता है कि इससे फेमस होने के साथ साथ वो बहुत सारे पैसे भी कमा सकते हैं।
फिर वो ब्रिंडा से अपनी मदद करने को कहता है, लेकिन देखता है कि वो और येती वाला सूट दोनों गायब हैं। आगे हम मीको को देखते हैं जो होटल के पास पड़े एक जूते को चेक कर रहा है और तभी पर्सी वहाँ से बाहर आता है। पर्सी को लगता है कि शायद ये ब्रिंडा है जो उसकी मदद करने को तैयार हो गई है और कहता है कि तुम एकदम असली येती लग रही हो। येती भी उससे हेलो बोलता है और उसकी गुर्राहट सुनकर पर्सी को लगता है कि शायद ब्रिंडा ने एक वॉइस चेंजर लगाया है। यहाँ समझ आता है कि येती और इंसान एक दूसरे की भाषा नहीं समझ सकते और पर्सी इसे एक नाटक समझकर ये सब रिकॉर्ड करने लगता है। तभी उसकी नजर ब्रिंडा पर पड़ती है जो वहाँ से जा रही है और वो समझ जाता है कि उसके सामने एक असली येती खड़ा है। ये देखकर उसकी हालत खराब हो जाती है और वो ठीक से चिल्ला भी नहीं पाता। मीको उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो यहाँ उनसे दोस्ती करने आया है, लेकिन पर्सी डर के मारे एक डार्ट गन से उस पर हमला करता है। उनकी इस भागा दौड़ी में वो डार्ट उल्टा पर्सी को ही लग जाती है और वो बेहोश हो जाता है। मीको उसे जगाने की कोशिश करता है, लेकिन जब वो नहीं उठता तो उसे एक स्लीपिंग बैग में बांधकर अपने साथ ले जाता है। वापस गांव जाते हुए उनका सामना एक तूफान से होता है और वो फिसलते हुए गुफा में आ गिरते हैं। यहाँ मीको देखता है कि पर्सी ठंड से जम चुका है और उसके शरीर को गर्म करने के लिए वो उसे एक आग पर उल्टा लटका देता है। पर्सी की आंख खुलती है और उसे लगता है कि शायद येती उसे पकाकर खाने वाला है। तभी रस्सी जलने से वो आजाद हो जाता है और रिकॉर्डिंग में दिखता है कि एक येती उसे खाने की तैयारी कर रहा है। वो तुरंत इस वीडियो को ब्रिंडा को भेजता है, लेकिन देखता है कि इसे अपलोड होने में करीब 28 घंटे लगेंगे और तभी उसके सामने एक भालू आ जाता है। मीको उस भालू को समझाता है कि वो लोग गलती से यहाँ आ गए हैं और साथ ही पर्सी को वहाँ से भागने को कहता है। फिर वो खुद भी उसके साथ बाहर भागता है जहाँ रास्ते में एक ट्रैप लगा हुआ है और गुफा से निकलते ही पर्सी को उसकी चीख सुनाई देती है। वो कंफ्यूज हो जाता है कि वापस होटल में जाए या फिर येती की मदद करे और फिर ये सोचकर अंदर चला जाता है कि उसने भी भालू से मेरी जान बचाई थी। अंदर वो उसका ट्रैप हटाकर उसकी बैंडेज करता है और देखता है कि येती इशारों में उससे कुछ कह रहा है। वो समझ जाता है कि ये मुझे कहीं ले जाना चाहता है और कुछ सोचकर उसकी बात मान जाता है। मीको उसे लेकर अपने गांव की तरफ जाता है जहां उसके डैड अकेले ही बैल बजाने की कोशिश कर रहे हैं और वो देखते हैं कि उसके बैल से टकराए बिना भी सूरज उग रहा है और उसे भी स्टोन्स के रूल्स पर शक हो जाता है। इधर मिशी भी मीको की मदद करने के लिए नीचे जाने की तैयारी करती है, लेकिन तभी वो देखते हैं कि मीको वापस आ गया है। मीको उन्हें पर्सी से मिलवाता है और वो पहली बार एक इंसान को देखकर बहुत खुश होते हैं। फिर वो सब उसे लेकर अपने गांव में आते हैं जहां मीको बाकी येतीस को पर्सी से मिलवाता है। येतीस भी ये देखकर बहुत हैरान होते हैं और पर्सी भी अपने चैनल के लिए ये सब रिकॉर्ड करने लगता है। तभी वहाँ स्टोन कीपर आता है और सबको बताता है कि ये शायद एक याक है और वो जल्दी ही स्टोन से इसका पूरा सच निकलवा लेगा। मीको अपने डैड से मिलता है जो उसे बताते हैं कि शायद वो सही था और स्टोन्स के रूल झूठे हैं। ये सुनकर मीको कहता है कि एक नया बदलाव उनका वेट कर रहा है और उनकी दुनिया बदलने वाली है। आगे के कुछ सीन्स में हम देखते हैं कि येतीस पर्सी के कल्चर के बारे में सीखते हैं और वो भी उनके साथ मिलकर बहुत मजे करता है। स्टोन कीपर को लगता है कि इससे येतीस का स्टोन्स में विश्वास खत्म हो जाएगा और वो मीको को अकेले में मिलने के लिए बुलाता है। वो उसे पुराने स्टोन कीपर्स की स्टैचू दिखाता है और फिर एक गुफा के रास्ते से पहाड़ के नीचे बनी एक गुफा में ले आता है। यहाँ मीको को सच्चाई पता चलती है कि कैसे येतीस भी एक टाइम पर नीचे जमीन पर रहते थे, लेकिन फिर इंसानों ने शैतान समझकर उन पर हमला करना शुरू कर दिया और वो बचने के लिए इस पहाड़ पर चढ़ आए। बाकी येतीस ये गलती दोबारा ना करे इसीलिए उन्होंने स्टोन्स पर कुछ रूल्स बनाने शुरू कर दिए और तब से जरूरत पड़ने पर वो इसमें नए रूल्स ऐड करते आ रहे हैं। फिर वो मीको को नीचे बनी मशीन्स दिखाता है और पता चलता है कि जिन बादलों से उनका पहाड़ घिरा हुआ है वो असल में स्टीम के बादल हैं। स्टोन कीपर बताता है कि जो भी काम येतीस करते हैं उन सब से यहाँ स्टीम जनरेट होती है ताकि वो इंसानों की नजरों से छिपे रह सकें। वो उसे बताता है कि इंसान कभी हमारे दोस्त नहीं बन सकते और मीको भी उसकी बातों पर यकीन कर लेता है क्योंकि पहली बार मिलने पर पर्सी ने भी उसे मारने की कोशिश की थी। इधर मिशी दीवार पर ड्राइंग बनाकर पर्सी से बात करने की कोशिश करती है और तभी मीको वहाँ आता है। उस ड्राइंग पर बने इंसान देखकर लगता है कि शायद पर्सी अपने लोगों के साथ मिलकर उन पर हमला करने वाला है और वो उसे उठाकर बाहर ले आता है।
वहाँ वो और स्टोन कीपर सबको बताते हैं कि पर्सी असल में याक की एक ऐसी प्रजाति है जिसके बाल नहीं होते, और स्टोन कीपर एक नए बनाए स्टोन को दिखाकर उन्हें यकीन दिलाता है। मिशी और उसके दोस्त सबको सच बताने को कहते हैं, लेकिन मिगो उन्हें पागल और अंधविश्वास बोलकर सबको स्टोन में विश्वास रखने को कहता है। अगली सुबह वो अपने डैड के साथ बेल बजाने के लिए तैयार होता है, लेकिन वो उसे समझाते हैं कि उसे सच का साथ देना चाहिए और उस गुलेल से उसे सीधा मिशी के रूम में भेज देते हैं। स्टोन कीपर भी वहाँ आता है और दीवार पर बनी ड्राइंग देखकर वो समझ जाता है कि मिशी पर्सी को वापस नीचे छोड़ने गई है। मिगो तुरंत उसके दोस्तों के पास जाता है और उन्हें सॉरी बोलने के बाद वो सभी उसे ढूंढने नीचे आ जाते हैं। इधर हम मिशी को देखते हैं जो पर्सी को लेकर उसके होटल के बजाय काठमांडू सिटी में आ जाती है और उसे एक लाइट के नीचे लिटाकर वहाँ से चली जाती है। जल्दी ही पर्सी जाग जाता है और देखता है कि मिशी नीचे सिटी में घूम रही है। वो उसे ढूंढने नीचे आता है जहाँ ब्रिंडा उससे टकराती है। वो उसे बताती है कि मैंने तुम्हारी वीडियो को इंटरनेट पर अपलोड कर दिया था और उसके वायरल होने से अब तुम बहुत फेमस हो चुके हो। इधर मिशी को सिटी बहुत पसंद आती है और घूमते हुए वो लोगों की नजरों में आ जाती है। उसे देखकर लोग घबरा जाते हैं और इसी हड़बड़ी में एक पटाखे की फैक्ट्री में आग लग जाती है। उधर उसके दोस्त उसे होटल में ढूंढते हैं, लेकिन आतिशबाजी देखकर समझ जाते हैं कि वो सिटी में है। पुलिस भी मिशी को पकड़ने की कोशिश करती है और उनसे बचकर भागते हुए वो अपने दोस्तों तक पहुंच जाती है। वहाँ मिगो उसे कुछ पेंटिंग्स दिखाता है जिसमें इंसान येतिस पर हमला कर रहे हैं और बताता है कि इसीलिए उसने सबसे झूठ बोला था। तभी मिशी को एक और पेंटिंग दिखती है जिसमें एक येती इंसान को मार रहा है और वो समझ जाती है कि इंसान उन्हें मॉन्स्टर समझते हैं। आगे हम उन्हें इंसानों से बचकर भागते हुए देखते हैं और वो सिटी से निकलकर पहाड़ों में आ जाते हैं। एक जगह आकर वो फंस जाते हैं और इससे पहले कि वो उन्हें पकड़ पाए, स्टोन कीपर वहाँ आकर उन्हें बचा लेता है। तभी वो कुछ और इंसानों को आते हुए देखते हैं और मिगो उन्हें आगे जाने को कहकर इंसानों को दूसरी ओर ले जाता है। भागते हुए उसे पर्सी मिलता है जो एक डार्ट गन से उसे शूट कर देता है। तभी बाकी इंसान भी वहाँ आ जाते हैं और येती को भागते हुए देखते हैं। जल्दी ही येती पकड़ा जाता है, लेकिन वो देखते हैं कि येती के कपड़ों में पर्सी है और पता चलता है कि ये सब पर्सी ने मिगो को बचाने के लिए किया है। पुलिस झूठी अफवाह फैलाने के जुर्म में पर्सी को अरेस्ट कर लेती है, लेकिन वो मिगो और उसके दोस्तों को सेफ देखकर बहुत खुश होता है। आगे हम देखते हैं कि मिगो अपने गांव वालों को सारी सच्चाई बता देता है और कहता है कि शायद हमें इंसानों से छुपकर नहीं बल्कि उनके साथ रहना चाहिए। फिर वो स्टीम बनाने वाली मशीन को ऑफ कर देते हैं और ये तेज नीचे बनी उस दुनिया को देखकर बहुत खुश होते हैं। आगे वो लोग इंसानों से मिलने नीचे आते हैं जहाँ पर्सी और ब्रिंडा के साथ साथ बाकी इंसान भी उन्हें अपना बना लेते हैं। एंड सीन में हम उन्हें एक साथ सेल्फी खींचते हुए देखते हैं और इसी के साथ हमारी